जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो भौतिक गुण हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो कौन कौन सी है? ठीक है ना? जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये है बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं भौतिक गुण। ठीक है ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? पहले आता है इसका भौतिक अवस्था, है ना? उसके बाद रंग कैसे होता है और गंध कैसे होती है। इन सारे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनका गंध कैसे होगी, इनकी भौतिक अवस्था किस प्रकार की होगी, और इनकी गंध कैसे आएगी, रंग और गंध। ठीक है ना? इन तीन चीजों के बारे में जानते हैं। तो देखो बेटा, जिसके प्रथम तीन तत्व है, प्रथम तीन तत्व कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास है HCOOH, इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल गुड। ठीक है ना? इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है ना? ये फॉर्मिक एसिड है बेटा। दूसरा हमारे पास है CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। बिल्कुल, एसिटिक एसिड। और तीसरा हमारे पास है CH3CH2 एंड COOH, इसका नाम क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ये तीनों एसिड्स हमारे पास है, ये प्रथम तीन है। कौन से? प्रथम तीन। इन प्रथम तीनों को ये माना जाता है कि जो प्रथम तीन है, सारे के सारे अम्ल है, ये द्रव अवस्था में होते हैं। तीक्ष्ण गंध इनके कैसे होती है, गंध कैसे होती है, तीक्ष्ण होते हैं, रंगहीन होते हैं। इनका रंग क्या, ये रंगहीन होते हैं। जैसे हमने एसिटिक एसिड को देखा होगा, ये वाला तो हमने देखा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसको हमने लैब में हमने देखा भी है और उसको सूंघा भी है ना? एक तो ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, पानी की तरह दिखाई देता है। ठीक है ना? दूसरा क्या होता है इसमें, इसकी गंध क्या होती है, तीक्ष्ण होती है, ये सीधे नाक पे लगती है ऊपर, है ना? और साथ साथ में इसमें क्या होगा, इसमें माना जाता है बेटा ये सारे के सारे द्रव अवस्था में होते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। कैसे रहते हैं? लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है ना? तो अब हमें समझ में आ गया होगा कि इन प्रथम तीन तत्वों की विशेषताएं क्या है। उसके बाद जो 6 सदस्य हैं बेटा, C4 से लेकर के और C कितने तक, C9 तक, सॉरी C9 तक, ये रंगहीन तो होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं? तैलीय द्रव होते हैं। जैसे तेल की तरह जो है, तैलीय द्रव इनको कहा जाता है, तेल की तरह होता है, तेलीय द्रव हो जाते हैं, तैलीय द्रव। ठीक है ना? और हल्की दुर्गंध युक्त होते हैं। कैसे होती है? हल्की जो है क्या होती है, दुर्गंध होती है। इस प्रकार के जो C4 से लेकर C9 तक, ठीक है, इस प्रकार के होंगे। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे C4 है, सड़े मक्खन जैसी गंध आती है। जो C4 वाला होता है इसमें, तो ये आता है सड़े मक्खन जैसे, जैसे मक्खन सड़ गया हो, उस प्रकार की गंध आती है। ठीक है ना? और आगे इससे ऊपर क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, वो मोम की तरह होते हैं। इससे ऊपर के तत्व यानी कि C9 से ऊपर C10 आगे के जो तत्व होंगे, वो कैसे होंगे? एक तो रंगहीन तो होते ही हैं, रंगहीन तो होते हैं बेटा, लेकिन ये मोम की तरह होते हैं। जैसे मोम होता है, इस प्रकार के होते हैं, है ना? मोम की तरह ठोस होते हैं, और ये ठोस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने तीन अवस्थाएं देख ली इसकी, है ना? शुरुआती वाले रंगहीन द्रव हैं, तीक्ष्ण गंध वाले हैं, ठीक है ना? उसके ऊपर क्या है, रंगहीन तो है लेकिन तैलीय द्रव है। उसके ऊपर देखेंगे रंगहीन है लेकिन मोम की तरह ठोस है, जैसे मोम होता है उसी प्रकार का। तो इस प्रकार से हमने इसकी तीनों अवस्थाओं को देख लिया बेटा। ठीक है? ये तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का भौतिक अवस्था है, रंग और गंध उसके बारे में हम जान चुके हैं। दूसरा नंबर है बेटा इसमें विलेयता। विलेयता क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? विलेयता परिभाषा बताओ विलेयता। किसी अवयव की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है। वो उसकी विलेयता कहलाती है ना? यदि यहाँ पर देखेंगे, माना कोई पदार्थ हमारे पास है, उसकी जो अधिकतम मात्रा होगी, जो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुल जाती है, अधिकतम मात्रा, माना 1 लीटर में, माना हमारे पास 1 लीटर क्या है, पानी है, ये विलायक है। और विलायक में यदि हम नमक घोलना चाह रहे हैं, नमक, तो नमक की जो अधिकतम मात्रा जो इसमें घुल जाए,
वो उसकी विलेयता कहलाएगी। इस पानी में 1 लीटर पानी में नमक की जो अधिकतम मात्रा होगी वो घुल जाए, उसे क्या कहते हैं, उसकी विलेयता कहा जाता है। तो मान लीजिए हमने नमक लिया और इसमें क्या हुआ, 2 चम्मच घुल गए। 2 चम्मच का मतलब 10 ग्राम घुल गया, तो ये इसकी विलेयता हो जाएगी। यदि 20 ग्राम घुलता है तो 20 ग्राम हो जाएगी। जो अधिकतम मात्रा जितनी घुल जाए उसमें, ठीक है ना? जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा, तो वो विलेयता कहलाएगी। अब यहाँ विलेयता देखें हम लोग। ये कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं C4 तक, C4 तक जो है जल में विलीन हो जाते हैं। आपको कैसे पता लगेगा? ये जो एसिटिक एसिड होता है ना बेटा, CH3COH, इसमें जब हम पानी मिलाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जब पानी मिलाते हैं तो ये सिरका हो जाता है। सिरका जो जिसका प्रयोग कहाँ होता है, सिरका प्रयोग किया जाता है चाउमीन बनाने में, है ना? जो खट्टा पदार्थ होता है सिरके के रूप में रहता है ना? तो ये इसमें हम पानी मिला करके उसको सिरका बना दिया जाता है ना? जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, चाउमीन बनाने में किया जाता है, ठीक है ना? तो ये कैसे कैसे पता लग गया हमें? इनको इनमें जल में विलीयता है, C4 से तक जो है जल में घुल जाता है, तो हम आसानी से इसको घोल सकते हैं, ठीक है ना? और C4 के पश्चात क्या होगा, जैसे जैसे इसका अणुभार बढ़ेगा उसकी क्या होगी, तीव्रता कम होती चली जाएगी, विलेयता की तीव्रता कम हो जाएगी, विलेयता धीरे धीरे कम होने लगेगा जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा। C4 C5 C, है ना? वो जल में कम विलेय होने लगेगा बेटा, ठीक है ना? और एक है वैलेरिक अम्ल। वैलेरिक अम्ल होता है बेटा, वैलेरिक अम्ल। और वैलेरिक अम्ल क्या होता है, ये साधारण नाम है इसका, CH3 CH2 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 CH COH, ये है वैलेरिक अम्ल, है ना? इस वैलेरिक अम्ल और उसके बाद है कैपोरिक अम्ल, ये दूसरा है इसमें कैप्रोइक, ठीक है ना? कैप्रोइक अम्ल, ठीक है ना? कैप्रोइक अम्ल ये C8 वाला होता है, नहीं सॉरी C6 वाला। कैपोरिक अम्ल जो है कितने वाला होता है, ये होता है बेटा C6 वाला। इसी टाइप से बनाना आपको, ये जैसे C5 है ना, ये C6। ये जल में कम विलेय होते हैं। कौन कौन से, वैलेरिक अम्ल हो गया और कैप्रोइक अम्ल हो गया, ये क्या होते हैं, जल में कम विलेय होते हैं, ठीक है ना? और धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होता चला जाएगा, इनकी विलेयता घटती चली जाएगी, है ना? इससे जो बड़े तत्व हैं उनकी विलेयता कम होगी। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे इनकी विलेयता कम होगी जल में, वो किस में घुलेंगे, वो घुलेंगे अल्कोहल में। उनकी अल्कोहल में विलेयता बढ़ती चला जाएगी, अल्कोहल में ज्यादा विलेय हो जाएंगे, ठीक है ना? ईथर में विलेय हो जाएंगे और साथ साथ में बेंजीन में विलेय हो जाएंगे। देखो बेटा, ये सब के सब इनमें विलेय होने लगे। यहाँ विलेयता, जल में विलेयता कम होगी लेकिन इनमें विलेयता बढ़ जाएगी, ठीक है ना? इनके साथ क्या होगा, विलेयता बढ़ती चली जाएगी। तो ये है बेटा इसके कुछ गुण। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि देखेंगे तो किस प्रकार से है, इसमें एरिल समूह होता है बेटा, है ना? एरिल समूह के साथ भी विलेयता के संलग्न, विलेयता ज्यादा बढ़ जाती है। और जल के साथ जो छोटे अणु हैं वो आसानी से घुल जाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है इसमें क्वथनांक। क्वथनांक किससे क्या समझते हो बेटा, क्वथनांक बताओ, क्वथनांक क्या होता है, किसे कहते हैं क्वथनांक? देखो साइंटिफिक वे में हम पढ़ेंगे, है ना? जो हम केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ते हैं, कि जो मान लीजिए कोई द्रव यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, कोई द्रव है, इसका वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय वायु दाब के बराबर हो जाता है। सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, वायु मंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। मान लीजिए जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो ये द्रव उबलने लग जाता है, वही उसका क्वथनांक कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। जब जो है द्रव का वाष्प दाब किसका, वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वथनांक। उसको क्या बोला जाता है बेटा, क्वथनांक, ठीक है ना? और इसी पर क्या हो जाता है, कोई चीज उबलने लग जाती है, इसी पर क्या होने लग जाती, उबलने लग जाती है।
माना कोई चीज क्या हो सकती है, उबल सकती है इसमें। तो इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वथनांक की परिभाषा ये याद रखनी है आप। और सिंपल वे में क्या है कि कोई द्रव जो है जब भाप बनने लग जाए, है ना, तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब इसके क्वथनांक में क्या अंतर आएगा यदि हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या माना जाता है बेटा कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, जैसे जैसे अणुभार क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होता है, इनका क्वथनांक कम होता जाएगा, ठीक है ना। क्वथनांक क्या हो जाएगा इनका, कम होगा। जैसे मान लीजिए किस प्रकार से, ये थोड़ा अपोजिट है अन्य चीजों से, है ना। जैसे सपोज हमारे पास है CH3COOH, और दूसरा हमारे पास है नहीं, इसमें अणुभार बढ़ने पर तो बढ़ेगा, यदि माना अणुभार बढ़ेगा तो इनकी, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है, दूसरा हमने लिया CH3CH2COOH, ये दोनों अणुभार बढ़ा ना इसका, तो इसमें क्वथनांक बढ़ेगा, ये निश्चित है। यहाँ पर क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यदि कोई समान अणुभार वाले हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया बेटा इसमें एक तो एसिटिक एसिड लिया, ये है एसिटिक एसिड, है ना। दूसरा हमने लिया प्रोपिल एल्कोहल, इसमें प्रोपिल एल्कोहल CH3CH2CH2OH, और तीसरा हम लेते हैं ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, CH2 एंड CH3। देखो बेटा इसमें यदि देखें, इनका अणुभार लगभग लगभग समान है। इसमें क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, क्वथनांक किसका होगा, 360, ठीक है ना, इसका ज्यादा होगा। और फिर इसका कितना होगा, इसका थोड़ा कम होगा अल्कोहल का, और सबसे कम किसका होगा, इसका। यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार ज्यादा होता है, ठीक है ना। सॉरी, अणुभार तो हमारा इनका देखो 60 है, इसका भी 60 है, इसका भी 60 है, इसका भी 60 है, ठीक है ना। लेकिन क्वथनांक किसका ज्यादा है, इसका, ठीक है ना। और इसका होता है 370, और इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम होगा, 273। यहाँ देखो बेटे एक चीज इसने कहा कि यदि मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अल्कोहल है, और हमारे पास ब्यूटेन, यदि उनका अणुभार समान हो, अणुभार क्या हो, समान हो, तो सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा वो किसका होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है बेटा। यदि अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, दो नियम इससे चले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होता है, क्योंकि अब उसका कारण ये है, जैसे यहाँ पर देखोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस प्रकार से होता है बेटा, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या कर देता है, इस OH को अपनी ओर खींच के रखता है, जो ये हमारे पास कार्बोनिल समूह है ना, ये इस OH को अपनी ओर खींच के रखता है, देखो ये वाला, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इन OH को अपनी ओर खींच के रखेगा तो जल्दी से नहीं टूटेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये अधिक क्वथनांक वाले होते हैं, ठीक है ना, जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। क्लियर हुआ बेटा। दूसरा इसका क्वथनांक मैंने बता दिया। गलनांक का क्या स्थिति है इसमें, गलनांक भी क्या होता है, ये परिवर्तित होते बेटा से, है ना, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो HCOH है, इसका ज्यादा कोई नियम नहीं है, HCOH का क्या है, कम है, लेकिन एसिटिक एसिड का क्या ज्यादा है, इसका गलनांक क्या है, ज्यादा है, गलनांक में देखोगे तो ये ज्यादा हो जाता है। फिर यदि दूसरा देखोगे तो इसके बाद आता है प्रोपेनोइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड का फिर कम हो जाता है, प्रोपेनोइक एसिड का क्या हो जाएगा, कम। फिर यदि देखोगे इसमें, तो जो ब्यूटेनोइक एसिड है उसको थोड़ा और बढ़ जाता है, लेकिन किससे, इससे कम रहता है, तो ऐसे करके इसमें परिवर्तित होता है। तो ज्यादा इसमें कोई नियम ऐसा नहीं परफेक्टली क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो ये थे इसके भौतिक गुण, थोड़ा थोड़ा करके मैंने बता दिया आप लोगों को, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे इन पूरे ग्रुप की, जिनमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक समूह। चलो बेटा अब उसके बाद चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे, जिसको हम रासायनिक गुणधर्म कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज में है बेटा कि ये किसके साथ कौन सी अभिक्रिया देता है। तो देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके रासायनिक गुण क्या हो सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के हाइड्रोजन के कारण अभिक्रियाएं, यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COO और जो H है इस H के कारण कुछ अभिक्रियाएं होंगी, कुछ इस पूरे ग्रुप के कारण होंगी, कुछ इसमें जो CO है ना इस OH के कारण अभिक्रियाएं होंगी, है ना, कुछ इस एल्किल समूह के कारण होंगी, कुछ इसकी पूरी अपनी अभिक्रिया होंगी। तो अलग अलग पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है ना। तो पहले है हाइड्रोजन के कारण, जिसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है उसके कारण कौन सी अभिक्रिया होंगी। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है अम्लों की अम्लीय प्रकृति, ये क्या होता है बेटा, अम्लीय गुण दिखाता है। और अम्लीय गुण किसके कारण होते हैं, जो इसमें H+ होगा, ये H होगा इसके कारण होगा, ठीक है ना, इसके कारण इसके अम्लीय प्रकृति दिखाते हैं। जैसे हम इसको पानी में घोलते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, RCOH लिया, ठीक है ना, इसको हमने क्या किया बेटा, पानी में डाला, तो ये क्या कर देता है, ये दो पार्ट में टूट जाता है, RCO- और क्या हो जाएगा, +H+ टूट जाएगा। और ये H+ क्या करेगा, इस पानी से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, H3O+ बना देगा। और यही इस H+ के कारण क्या हो जाता है, अम्लीय प्रवृत्ति हो जाती है। कैसे हो जाता है, अम्लीय, इसी H+ के कारण होता है बेटा, ठीक है ना, ये H+ आयन देता है और ये यहाँ बन जाता है इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन, ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब इसी के कारण सारी अम्लीय अभिक्रियाएं होंगी। ये अम्लीय अभिक्रिया दिखाने के लिए ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, देखो बेटा ये कैसे दुर्बल अम्ल है, कैसे अम्ल होते हैं यदि हम इसमें देखेंगे, तो जो CH3COOH है ये कैसा अम्ल है, कैसा अम्ल बेटा, दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या करोगे, अम्ल की पहचान कैसे करता हूं, अम्ल की पहचान कैसे करते हो बेटा, इसके सामने H+ है। लिटमस पेपर ले जाते हैं, तो लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, ये लाल। नीले लिटमस को लाल कर देगा। अम्ल क्या करता है, जो नीला लिटमस होता है उसको कैसे कर देता है, नीले को लाल कर देगा, ये ध्यान रखना, नीले से क्या कर देगा, उसको लाल में परिवर्तित कर देगा। तो ये है इसकी कुछ अम्लीय प्रवृत्ति, ठीक है। अब इससे संबंधित जो रिएक्शंस है, अम्लीय गुण के कारण कुछ अभिक्रियाएं होंगी, है ना, कुछ अभिक्रियाएं होंगी, किसके कारण, अम्लीय गुण के कारण, ठीक है ना, अम्लीय गुण के कारण कुछ अभिक्रियाएं होंगी, उन अभिक्रियाओं को हम पढ़ लेंगे। ये देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय गुणों के को प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती, पहले है नंबर 1 धातुओं के साथ अभिक्रिया, ये अम्लीय गुण को दिखाता बेटा, जो धातुओं के साथ अभिक्रिया करना, ये क्या दिखाएगा, इसका अम्लीय गुण दिखाएगा। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से, कोई भी धातु ले सकते हैं और किसी भी धातु के साथ ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना रहा है, देखो क्या बना रहा है बेटा, क्या बना रहा है, ये लवण बना रहा है। अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, देखो पहले देखें, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, देखो कैसे हो सकता है, हमने लिया RCOOH, ये जनरल एसिड है, क्या बेटा, एक सामान्य अम्ल है। और इस सामान्य अम्ल के साथ जब हम धातु की अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी अभिक्रिया करवाएंगे, धातु, तो धातु क्या हो सकता है, सबसे बढ़िया होता है सोडियम धातु, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है ना, RCOH, है ना, इसमें हम सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और क्या बन जाएगा, RCO, यहाँ पर Na आ जाएगा और प्लस यहाँ पर H2 गैस के रूप में निकलेगा, तो यहाँ हाफ H2 लिखना पड़ेगा, एक ही हाइड्रोजन है तो ये हाफ H2 लिख सकते हैं इसको, या तो दो ले लो यहाँ पर,
2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो 2Na ले लेंगे, तो ये 2 बन जाएंगे तो तब H2 बन जाएगा, है ना? इस प्रकार से हम बना सकते हैं। देखो बेटा, अब हम एसिटिक एसिड लेते हैं। इसको हम कर भी सकते हैं प्रैक्टिकल के फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस होता है बेटा, क्योंकि सोडियम से खेलना मुश्किल का काम होता है ना? तो यहाँ देखो CH3COOH, ये हमारे पास क्या है? क्या नाम है बेटा इसका? एसिटिक एसिड। गुड, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। और इस पर हम क्या करवाएंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। यहाँ पर हमने क्या लिया, 2 मॉलिक्यूल सोडियम लिया। क्या लिया बेटा? 2 मॉलिक्यूल सोडियम। और जैसे ही इससे रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, देखो ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH3CONA। इसका नाम क्या है? सोडियम एसिड। सर सोडियम एसिड। बिल्कुल, इसका नाम सोडियम एसिटेट। ये ध्यान रखना बेटा, इतने का नाम क्या होगा? CH3, ये बहुत जगह आएगा, है ना? इतने का नाम होगा एसिटेट। इसके आगे लगा हुआ सोडियम, तो इसका नाम होगा सोडियम एसिटेट। इतने को हम क्या पढ़ेंगे? एसिटेट। ये सोडियम लगा हुआ, सोडियम एसिटेट, ठीक है ना? इसमें हाइड्रोजन गैस निकली। दूसरा हम क्या ले सकते हैं, देखो ये तो हमने क्या बनाया, सोडियम के साथ करवाया। जिंक के साथ भी हो सकता है बेटा। यदि हम जिंक के साथ भी करते हैं तो किस प्रकार से होगा, देखो जिंक यहाँ पर लेंगे 2 मॉलिक्यूल CH3COH, और यहाँ जिंक लेंगे Zn, और Zn की वैलेंसी देखो, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना? तो ये बना देगा CH3COO, और इसकी होल ट्वाइस हो जाएगी। देखो ये रिएक्शन जो होती है ना, उसके बेस पे भी होती है, उनके आयन के फॉर्म में किस प्रकार से होगा, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, H2 यहाँ पर भी निकलेगा। देखो यहाँ सोडियम की वैलेंसी थी 1 पॉजिटिव चार्ज, तो केवल एक इससे जुड़ा, देखो एक ही से तो जुड़ा, दो दो जुड़े तो दो से जुड़े, 2 सोडियम से जुड़े, लेकिन यहाँ इसकी है 2 पॉजिटिव चार्ज। क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज। इसमें एक जिंक जो है 2 इससे जुड़ा हुआ है, एसिड से, ठीक है ना? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताओ। जिंक जिंक एसिड। बिल्कुल, इसका नाम जिंक एसिटेट। इसका नाम क्या होगा बेटा? जिंक एसिटेट। जिंक एसिटेट, ये जिंक एसिटेट होगा, ठीक है ना? अब यदि हम इसको नेक्स्ट देखें, ये किसकी है? यहाँ पर बेंजीन है, और इस बेंजीन पर लगा हुआ है COOH। क्या नाम है बेटा इसका? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे इसे, है ना? ये बेंजोइक एसिड है। इस पर हम क्या करवाएंगे बेटा? 2 मॉलिक्यूल Na की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा, और इसके ऊपर लिखा होगा COONA। क्या नाम होगा इसका? सोडियम बेंजोइट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। देखो बेटा, ये चीजें हमें सीखनी। इतने का नाम क्या है? बेंजोएट है। कितने का नाम? जैसे हमारे पास एस्टेट था ना, इतने का नाम क्या है? बेंजोएट। इसके आगे सोडियम लगा दो, सोडियम बेंजोएट, जिंक लगाओ तो जिंक बेंजोएट, जो लगा दो, इतने का नाम क्या है? बेंजोएट। इतना ध्यान रखो, क्या है? बेंजोएट। क्या नाम होगा इसका? बेंजोएट। बेंजोएट। सोडियम होगा तो सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम होगा पोटेशियम बेंजोएट। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये है बेटा किसकी पहली रिएक्शन है इसकी, जो धातुओं के साथ है, ठीक है ना? धातुओं के साथ इस प्रकार से रिएक्शन। दूसरा है क्षारों के साथ। क्षार क्या होता है बेटा? जिनमें OH समूह होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जिनमें क्या होता है बेटा? OH समूह होता है, उनको क्षार कहते हैं। जिनमें क्या होगा? OH समूह होता है। जनरली हम क्या कहते हैं, जिनमें OH समूह होगा वो क्षार हो जाएंगे, है ना? जैसे हमारे पास NaOH हो गया, ये क्षार है। KOH हो गया, क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्षार है ना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हमने लिख लिया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH की होल थ्राइस, ये भी क्षार है। तो इनमें OH ग्रुप है, क्षारीय गुण दिखाते हैं, है ना? लेकिन जो महत्वपूर्ण क्षार है वो एक हमारे पास ये है, जिनको हम क्षार मृदा धातुएं भी कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। तो क्षार धातुएं ये क्षार धातुओं के क्षार, है ना? क्षार धातुओं की क्षार। तो यहाँ पर देखो बेटे, ये NaOH, ये क्षार है हमारे पास।
यहाँ पर हम क्या लेंगे, एसिड लेंगे, RCOOH हमने लिया। और यदि हम इस पर क्या करते हैं, NaOH की रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बना देगा, RCOO Na बना देगा। और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी H2O। इसमें भी साल्ट है बेटा, एक प्रकार का लवण है, एक प्रकार का क्या है, साल्ट है या लवण है, क्या है ये, साल्ट है। जनरल नेम हम इसको साल्ट कहते हैं, लवण कहते हैं, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। ठीक है ना, एक प्रकार का लवण बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एसिड लेंगे, देखो एसिड हमारे पास ये क्या है, CH3COH, क्या इसका नाम क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। गुड, एसिटिक एसिड। ठीक, गुड, ठीक है। और इस पर हम करवा रहे हैं NaOH, NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर जो बनेगा देखो, CH3COONA, इसका नाम क्या है, सोडियम एसिटेट। इसका नाम है सोडियम एसिटेट। और इसके साथ देखो यहाँ से H निकलेगा और ये वाला OH है बेटा, और ये क्या बना देता है, H2O बना देता है, जल के अणु। तो इस प्रकार से ये सोडियम एसिटेट बन जाता है और जल के अणु निकल जाते हैं। क्लियर। अब इसका नाम देखो, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर COOH है, ये क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, बेंजोइक एसिड। बिल्कुल बेंजोइक एसिड है ना। और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये सारी चीजें वही है, एक बार पढ़ लोगे तो सारी चीजें एक ही जैसे लगती हैं। ये देखो सोडियम यहाँ पर आ जाएगा COONA, क्या नाम है इसका, सोडियम बेंजोएट। बिल्कुल, अब आपको याद हो गया होगा, इतना जो पार्ट है इसका, ये क्या है, बेंजोएट है, सोडियम लगा, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस ऐसे आप लोगों को फटाफट जवाब देना है, उससे क्या होगा, आप लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी, है ना, केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखो अब उसके बाद देखो बेटा, हमारे पास एक है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट तो सिंपल होता है बेटा, सिंपल क्या होगा, उसमें CO3 लगा होगा। यदि सोडियम कार्बोनेट होगा तो Na2CO3 होगा, है ना, पोटेशियम कार्बोनेट होगा K2CO3 होगा, है ना। ये कार्बोनेट, इसका नाम है कार्बोनेट, ये वाला जो CO3। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3 होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaHCO3, इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं ना, बेकिंग सोडा के रूप में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेकिंग सोडा, वहां पढ़ा था ना हाई स्कूल में, बेकिंग सोडा। तो ये बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा। ये धोने का सोडा है, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं ना। तो ये कार्बोनेट है, दोनों क्या है, कार्बोनेट, इनमें क्या लगा हुआ, कार्बोनेट। तो हम ये कह सकते हैं, ये देखो, इस सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इनकी अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो देखो हमारे पास है जनरल जो रिएक्शन इसकी, वो है RCOOH, ये जनरल है, यहाँ पर R ले रखा है, R का मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है ना। यहाँ CH3 हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है, CH3CH2 हो सकता है। इस प्रकार से अलग अलग जो एल्किल ग्रुप होते हैं उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस पर हम क्या करवाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, इट मींस Na2CO3, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा RCONA आ जाएगा, 2 मॉलिक्यूल है ना। यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो हमें 2 यहाँ लेना पड़ेगा। और प्लस क्या निकलेगा बेटा, देखो H2O निकलेगा और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब हम यहाँ पर एसिटिक एसिड ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एसिटिक एसिड, CH3COOH हमने ले लिया। और इस पर हमने रिएक्शन करवाई किसकी, Na2CO3 की। किसकी रिएक्शन करवाई बेटा, सोडियम कार्बोनेट। बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। और ये क्या बनेगा बेटा, देखो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, CH3COONA, क्या नाम था इसका, सोडियम एसिटेट। बिल्कुल सोडियम एसिटेट, है ना। और साथ साथ में क्या होगा, H2O होगा और प्लस CO2। एक रिएक्शन तो ये है, इसकी संख्या बढ़ा देते हैं, जैसे मान ले लेते हैं CH3CH2COOH ले ली, और इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें, और यहाँ पर क्या किया है, Na2CO3 ले ली। ये क्या बना देगा, जैसे मान लीजिए हमने 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो CH3CH2COONA बना देगा, है ना, सोडियम प्रोपेनोइट, है ना। यहाँ पर बन जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकलेगा
और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। देखो बढ़ा दिया हमने। ऐसे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी इसी प्रकार से होता है। देखो ये हमारे पास एसिड है, NaHCO3 लिया, इसने क्या किया, यहाँ पर Na आ गया इस पे, H2O निकला और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो इस प्रकार से सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी हम सेम रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी उसी प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी। तो ये है सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। लिटमस पेपर आप जान सकते हैं, लिटमस पेपर के पर क्या अभिक्रिया होगी बताओ। जो नीले को लाल में कर दे। बिल्कुल, यदि हम लिटमस पेपर इसके साथ ले जाएंगे, माना हमने एसिटिक एसिड लिया, है ना, एसिटिक एसिड लिया ये वाला, और इसमें हमने क्या किया, लिटमस पेपर को डीप किया, तो क्या करेगा, नीला वाला लिटमस पेपर होगा लाल हो जाएगा। एसिड का काम यही होता है, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। स्वाद में इकट्ठे होते हैं तो स्वाद हमें चखना नहीं है इसका, है ना। उससे क्या हो सकता है हमारी जीभ जल जाए या किसी प्रकार का एसिड नुकसान पहुंच जाए, क्योंकि खतरनाक एसिड्स होते हैं, है ना। तो उसको प्योर फॉर्म में नहीं आते हैं। तो दूसरा देखो बेटा, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक समूह के OH की अभिक्रिया है। अब देखो, अभी तक तो थी H+ के कारण, अब जो इसमें OH समूह है, OH समूह का है उसमें, देखो CH3COOH इस प्रकार से है ना। तो इसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को ऐसे लिखते हैं, जैसे CH3 है ना, C डबल बॉन्ड ये आ जाएगा और OH आएगा। अब इसके कारण कुछ अभिक्रियाएं होंगी, ये जो OH समूह है यहाँ पर, इसके कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी। तो पहला है इसमें एसिड क्लोराइड के साथ का निर्माण, एसिड क्लोराइड का निर्माण। तो पहले हम एसिड क्लोराइड का निर्माण कर लेते हैं इस विधि से। तो देखो कैसे हो सकता है, हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COH, और जैसे हम इस पर इसकी अभिक्रिया करवाते, क्या नाम है बेटा इसका, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, है ना, PCl5 को हम बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और इसकी अभिक्रिया करवाने पर मैंने बताया था, जब भी PCl5 की रिएक्शन हो और तुम्हें इधर कहीं ऑक्सीजन दिखाई दिया, तो आप सीधे एक कंपाउंड तो बना दो, POCl3, ये बनता ही है इसमें, ठीक है ना। जैसे ही बन जाएगा तो आधा काम आपका कंप्लीट हो गया। Cl3 तो यहाँ चलेगा, P भी चलेगा, अब बचे यहाँ Cl2, 2 Cl बचे, क्योंकि P भी चले गया और Cl3 भी चले गए, ये तो यहाँ चलेगी POCl3। अब 2 Cl बचे, है ना, एक तो निकल जाएगा इसमें HCl के रूप में, है ना। अब बचा एक Cl, एक Cl कहाँ आएगा, CH3COCl के रूप में, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो ये लेके चले गया इसका। तो ये हमारे पास क्या बना, इसका नाम क्या है, एसिड क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। हाँ, इसका नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम होगा बेटा इसका, एसिटिल क्लोराइड। ध्यान रखना, इसका नाम क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या कहेंगे, एसिटिल क्लोराइड, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है ना। इसको एथेनोइल क्लोराइड भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, आईपीएस नेम में क्या बोलेंगे, एथेनोइल, एथेनोइल क्लोराइड, ये आईपीएसी नेम है इसका, एथेनोइल क्लोराइड, है ना, एथेनोइल क्लोराइड, ये आईपीएसी नेम है इसका। क्योंकि ऑयल क्लोराइड होते हैं, जो COCl होगा इसको क्या बोलेंगे, ऑयल क्लोराइड, ये ऑयल क्लोराइड होता है, ठीक है। अब एथेनॉइल हो सकता है, मेथेनॉइल हो सकता है, अलग अलग प्रकार के ऑयल क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ये बना हमारे पास एसिटिल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड, क्लियर। उसके बाद देखो बेटा, फिर हम बेंजीन रिंग के ऊपर है, क्योंकि दोनों चल रहे हैं, एलिफेटिक, ये तो एलिफेटिक वाले होते हैं, ये ऊपर वाले क्या है, एलिफेटिक था। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हमने लिया बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर COH, और यदि हम इस पर रिएक्शन करवाते हैं PCl5 की रिएक्शन, किसकी, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, देखो बेटा, यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर COCl लगेगा, प्लस HCl होगा और प्लस POCl3 होगा, कंपाउंड वही बनेगा। इसका नाम क्या है,
इसका नाम है बेंजोइल। बेंजोइल क्लोराइड। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। बेंजोइल क्लोराइड, गुड। इसको बेंजोइल क्लोराइड कहेंगे बेटा, ठीक है ना। देखो ये उसी प्रकार से जैसे एथेनोइल, जैसे बेंजेनोइल, है ना, ये उसी टाइप से आ रहा है। इतने का नाम क्या होगा, बेंजोइल क्लोराइड, है ना, बेंजोइल क्लोराइड आएगा। इस प्रकार से हम इसको बेंजोइल क्लोराइड कह सकते हैं। इस टाइप से हम बना सकते हैं, इसकी अभिक्रियाएं इस टाइप से हो सकती है, राइट। आप आगे चलते बेटा, देखो कुछ अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, है ना। देखो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया PCl3, ये क्या है बेटा, PCl3। और इसमें भी मैंने एक चीज बताई थी कि जहां पर भी PCl3 की रिएक्शन हो वहां H3PO3 निकलता है। इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फास्फोरस एसिड, H3PO3। क्या बोलेंगे इसको, फास्फोरस एसिड। तो यहाँ पर फास्फोरस एसिड बनता है। देखो बेटा कैसे, हम जनरल रिएक्शन भी ले सकते हैं। जनरल रिएक्शन RCOH लीजिए, तो यहाँ हमें 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, थोड़ा अंतर है इसमें, है ना। और PCl3 लेंगे क्योंकि यहाँ पर H3PO3 बनना है, इसके लिए 3 लेने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, RCOCl बन जाएंगे, और प्लस क्या हो जाएगा, H3PO3 हो जाएगा। इसकी जगह हम कोई रिएक्शन ले सकते हैं। हम लेंगे 3 मॉलिक्यूल CH3COOH। महेश है बेटा, महेश, महेश इसका नाम बताओ बेटा, CH3COOH का बताओ बेटा, महेश जल्दी बताओ, महेश बताओ। तब तक मैं इसको बना रहा हूँ जब तक वो बता रहा है ना। इसका नाम क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल CH3COCl, और प्लस इसमें क्या होगा, H3PO3। महेश नहीं बता रहा, कौन बताएगा, और तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, ये है? इसमें देखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है भाई। ये सागर बता बेटा, तुम बताओ सागर, इसका नाम क्या होगा, उज्जवल, साहिल, तुम बताओ बेटा, साहिल, सब सोने वाले लग रहे हैं। कृष्णा, कृष्णा पुंडीर, अनुराग, अनुराग बताओ बेटा, अंकिता, सर एसिटिक एसिड। बहुत। देखो ये सब बच्चे, देखो लड़के सब सो रहे हैं, है ना, कोई बताने को तैयार नहीं। एक हाथ को छोड़ करके राहुल को पता होगा, राहुल क्या है बेटा इसका नाम, एसिटिक एसिड। हाँ रोहित, तू बता। एसिटिक एसिड सर। ठीक है ना, सोना नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। देखो पढ़ते समय हम सो गए तो फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। ये है बेटा हमारे पास एसिटिक एसिड। और PCl3 की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बना देता है, एथेनॉइल क्लोराइड बना देता है, या एसिटिल क्लोराइड बना देता है, साथ में फास्फोरस एसिड बन जाता है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवा सकते हैं। क्लियर, ये हो गया बेटा। नेक्स्ट यदि हम और आगे चलते हैं, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का तो होता है, लेकिन हाँ काफी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है बेटा थायोनिल क्लोराइड। ये काफी इंपॉर्टेंट, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा, SOCl2, है ना। थायोनिल क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, SOCl2। इसको क्या बोला जाता है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, ये थायोनिल क्लोराइड, ये थायोनिल क्लोराइड है। और SOCl2 को हम थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, और इसकी हम एसिड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये भी क्या करता है, ये भी ऑयल क्लोराइड देता है, यानी कि हमारे पास एस्टिल क्लोराइड देगा, है ना। एथेन ऑयल क्लोराइड या प्रोपेन ऑयल, ब्यूटेन ऑयल, अलग अलग प्रकार के ऑयल क्लोराइड। जैसे हमने लिया यहाँ पर CH3COOH, और इस पर हमने SOCl2 की अभिक्रिया करवाई, तो ये क्या बना देगा,
ये भी बना देगा CH3 COCl, और क्या निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। बस इतना ही अंतर है इसमें, ठीक है ना। ये है एथेनॉइल क्लोराइड और या एस्टिल क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड और HCl निकल जाएगा। यहाँ पर हम इसकी जगह बेंजोइक अम्ल भी ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेंजोइक अम्ल, ये बेंजोइक अम्ल है। और इस पर हम करवाएंगे SOCl2 की रिएक्शन करवाएंगे और ये क्या बनाएगा, बेंजोइल क्लोराइड बना देगा, COCl बना देगा। और प्लस क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड। इस प्रकार से हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एस्टर का निर्माण। जहां एस्टर बन रहे होंगे, एस्टर मैंने बताया था जिनमें क्या होते हैं, COS ग्रुप के दोनों साइड एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, ये एस्टर हुआ, ये क्या कहलाएगा, एस्टर कहलाएगा। तो यहाँ पर एस्टर बन सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो ये आप देखो, हमने NaCH3COH, ये रिएक्शन हमने की भी है बेटा, इसका हमने प्रैक्टिकल भी किया है। कैसे कैसे बनाया था हमने, एस्टिक एसिड लिया था, इस पर हमने एथेनॉल डाला था, CH3CH2OH, और इसमें थोड़ी सी मात्रा हमने क्या किया था, सल्फ्यूरिक अम्ल, 1 या 2 ml सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और जब हमने डाला था तो थोड़ा हमने 5-10 मिनट तक इसको गर्म किया था, और गर्म करने के बाद हमें एस्टर प्राप्त होता है, CH3CO एंड C2H5 भी कह सकते हैं, या CH2CH3 भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। एथिल एस्टेट हमें प्राप्त हुआ था और प्लस H2O निकला। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो फलों के पकने वाली गंध आई थी, फलों के पकने की गंध, ठीक है ना, जैसे फल पकते हैं उस प्रकार की हमें एक गंध प्राप्त हुई थी, फलों के पकने की गंध, और उसी को कहा जाता था, ये एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये एस्टरिफिकेशन था, इसको बोलते हैं बेटा एस्टरीकरण भी कहते हैं। जहां पर एस्टर का निर्माण होता है उसको बोलते हैं एस्टरीकरण, ये एस्टरीकरण अभिक्रिया है। आपसे पूछा जा सकता है एस्टरीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ एस्टरीकरण हम क्या कह सकते हैं, एसिड जब अल्कोहल के साथ किसी एसिड को मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमें एस्टर प्राप्त होता है और उसी को क्या कहा जाता है, एस्टरीकरण कहा जाता है। सेम वही यहाँ पर देखो, एस्टरीकरण क्या होगा, हम यहाँ बेंजोइक अम्ल लेते हैं, देखो हमने क्या लिया, बेंजोइक अम्ल, और इस पर रिएक्शन करवाई हमने CH3OH की, इसका नाम क्या है बेटा, मेथेनॉल, है ना। और जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, मेथिल बेंजोएट, क्या बनेगा, मेथिल बेंजोएट, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजोएट, या मिथाइल बोलो या मेथिल बोलो, एक बात है, मिथाइल बेंजोएट, ये हो गया मिथाइल बेंजोएट। तो इस प्रकार से हम मिथाइल बेंजोएट बना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एमाइड का निर्माण। एमाइड होते हैं जिनमें CONH2 लगा हुआ रहता है, ये एमाइड होता है, जिनमें क्या लगा रहता है, सारे ग्रुप के बारे में पता लग रहा है आपको, CONH2 है, ये है एमाइड ग्रुप, ये क्या है बेटा, एमाइड ग्रुप। एस्टर ग्रुप ये था हमारे पास CO, इस टाइप से, ये एस्टर ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप है, और ये वाला कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है वो बेटा, वो अल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप है। CHO कौन सा ग्रुप है, H2। H2। CHO कौन सा ग्रुप है बेटा, बताओ बताओ, और बच्चे बताओ, CHO ग्रुप कौन सा है, ये आइडिहाइड नहीं था क्या, अरे सब में आइडिहाइड लगा था कि नहीं लगा था, ये आइडिहाइड ग्रुप था। CO क्या था बेटा, कौन सा ग्रुप है CO, अरे इसको मालूम भूल गए, कीटोन ग्रुप था बेटा, कीटोन था। और इस
COH ग्रुप कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक। हाँ, कार्बोक्सिल। देखो बेटा, इनको भूलना नहीं, याद रखना है। ठीक है ना? ये सारे ग्रुप हम पढ़ चुके हैं। एस्टर बता चुका हूँ, अल्कोहल बता चुका हूँ, एल्डिहाइड बता चुका हूँ, कीटोन बता चुका हूँ, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रहा है। ठीक है ना? हैलाइड ग्रुप भी बता चुका हूँ आपको, हैलाइड एक्स। ये सारे ग्रुप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? तो हम ये एमाइड ग्रुप है। CONH2 क्या कहलाएगा? एमाइड ग्रुप कहलाएगा। तो इनको याद रखना आपको। ठीक है? इंपॉर्टेंट है सारे ग्रुप। देखो बेटा, अब हम कैसे एमाइड को प्राप्त कर सकते हैं, एमाइड का निर्माण कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम एसिटिक एसिड लेंगे, CH3COH, और ये NH3 का नाम क्या बेटा? अमोनिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अमोनिया, है ना? कुछ चीजें आपको रिपीट करनी पड़ेगी, बस बाकी सब ठीक है, बढ़िया। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या बनाएगा? CH3CONH4 बनाता है। इसका नाम मालूम क्या है? इसका नाम है अमोनियम एसिटेट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अमोनियम एसिटेट। जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा? CH3CONH2। इसका नाम क्या है? क्या है बेटा इसका नाम? क्या नाम होगा इसका? हाँ? इसका नाम क्या है? बताओ बताओ, कोई बात नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया था। इसका नाम है एस्टामाइड। क्या बोलेंगे? एसिटामाइड। एक साथ मैंने एस्टामाइड है ना, एस्टामाइड, एक ही लिख देना, एस्टामाइड। ठीक है ना? वैसे एसेटामाइड है ना? और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा? H2O निकल। इसमें क्या निकलेगा? H2O, साथ साथ में इसमें निकलेगा, है ना? और इसको यदि अलग अलग लिखेंगे तो एसिड एमाइड भी कह सकते हैं, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड भी कह सकते हैं, है ना? और यदि हम इसको IPAC नेम एक साथ लिखना चाहेंगे बेटा, तो इसको लिखते हैं एसिटामाइड। ठीक है ना? और इसका IPAC नेम क्या होगा? एथेनामाइड। क्या होगा? एथेनामाइड। वैसे तीनों टाइप्स मैंने लिख लिया। ये दोनों नाम तो इसके हैं। ठीक है ना? ये एसिड एमाइड तो हम ऐसे रूप में कह सकते हैं, ये एमाइड के फॉर्म में लिख। ठीक है? यहाँ बेंजीन लगाओ तो बेंजामाइड हो जाए, है ना? बेंजामाइड हो जाए। तो इस प्रकार से सिंपल नाम है। देखो, यहाँ पर हमने बेंजोइक अम्ल लिया। क्या लिया? बेंजोइक अम्ल। और इस पर हम अमोनिया की रिएक्शन करवाते हैं, NH3 की रिएक्शन, सॉरी NH3 की। और NH3 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर COONH4 प्लस, इसका नाम क्या है? अमोनियम बेंजोइक। बिल्कुल, इतने का नाम बेंजोएट, और यहाँ लगा हुआ अमोनिया, तो अमोनियम बेंजोएट हो जाएगा। ये अमोनियम है ना? जब NH3 के रूप में रहता है तो अमोनिया, जब NH4 प्लस हो जाता है तो अमोनियम, ये अमोनियम हो जाता है। ईएम लगा देते इसमें, है ना? ये अमोनिया है। अमोनिया अलग चीज है, अमोनियम अलग है ना? जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये फिर गर्म करने पर क्या बनाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर CONH2 आ जाएगा, है ना? प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजामाइड। क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? बेंजामाइड। बेंजामाइट। बिल्कुल, बेंजामाइड, बेंजामाइड। और बेंजीन प्लस एमाइड है ना, तो बेंजामाइड है ना? इसको हम बेंजामाइड कहेंगे। तो इस प्रकार से हम एमाइड का निर्माण भी कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? एमाइड का निर्माण। किस प्रकार से एमाइड का निर्माण हो? तो ये हमारे पास एमाइड का निर्माण हो गया, है ना? इस टाइप से अलग अलग एमाइड। मुझे लग रहा है कल ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कल ही कंप्लीट करते हैं, है ना?